राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। और महम 24 क्षेत्र में आजकल लगातार चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। मैं ये कहूँगा राजनीतिक दौर अपने उफान पर है और लगातार हर पार्टी लगातार प्रयासरत है कि किस प्रकार से इस चुनावी समर को जीता जाए और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बने। इसको मद्देनज़र रखते हुए सभी पार्टियां लगातार ज़ोर शोर से जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन भी किया है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि मेरे को टिकट मिलेगी, मेरे को टिकट मिलेगी। अब पैमाना क्या रहेगा, किस प्रकार से टिकटें वितरित की जाएंगी, वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक शख्सियत आज हमारे साथ एक बार फिर हमसे जुड़ी है। आप दर्शक साथियों, आप पहले भी इस चेहरे को पहचानते होंगे। ये वो शख्सियत है जिसने लगातार बहुत लंबी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी हैं और वो शख्सियत है जिन्होंने यहाँ इस इलाके में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी तैयार करके यहाँ इस इलाके को दिए हैं। और इलाके के जो लड़के जो इन्होंने तैयार किए हैं, वो खिलाड़ी तैयार किए हैं, उन्होंने प्रदेश स्तर और देश स्तर पर इस महम क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अजीत अहलावत जी, हमारे साथ हैं। अजीत जी नमस्कार। अपना हरियाणा धमाल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजीत जी कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपकी सभी की मेहरबानी है। अजीत जी, लगातार चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। आप अपनी तरफ से किस प्रकार के प्रयास करने में लगे हुए हैं? क्या लोगों से लगातार जनसंपर्क बनाने में लगे हुए हो? बिल्कुल नहीं, देखिए कि आगे लगातार मैं जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ और पहले भी जैसे 4 साल से मैं कंटिन्यू जैसे कार्यक्रम होते रहे हैं। अभी पिछले दिनों 200 से ऊपर मेरे स्वागत कार्यक्रम हुए थे और उसी नाते शुरू से ही मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा हमेशा प्रयास रहता कि मैं अपना एक सफल से सफल जो एक उच्चांक होता है प्रयास देश को, पार्टी को, और मैंने प्रयास भी किया और उसी नाते जहाँ मेरा नाम होना चाहिए वहाँ मेरा नाम टिकट के लिए है। नहीं, लगातार अजीत जी आप प्रयासरत हैं टिकट के लिए, लेकिन आपने 2009 का चुनाव लड़ा। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे यहाँ शायद बहुत बड़ा ग्राफ नहीं था, लेकिन उस समय पे आपने, जहाँ मुसीबतों का दौर था पार्टी के लिए, उस समय पे आपने अपना भरपूर समय दिया अजीत जी। तो उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और आज का जो समय है, भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा कैडर है कार्यकर्ताओं का, वोटरों का। उस चुनाव में इस चुनाव में कितना अंतर देख रहे हो? देखिए, परिस्थितियों में अंतर होता है। उस वक्त काफ़ी जैसे पार्टी का ग्राफ नहीं था, जैसे आपने कहा, तो सभी मैं भी मानता हूँ और पार्टी हाईकमान और सभी कार्यकर्ता नेता भी मानते हैं। तो उस वक्त मुझे पता था कि मुझे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन खिलाड़ी और कोच होने के नाते मैंने बचपन से ही बहुत मुसीबतों को देखा है और संघर्ष किया है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और मैं इस बात के लिए तैयार था कि मुझे आगे जाने के लिए जब मैं सर्वाइव करूँगा, जब पार्टी सत्ता में आएगी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मैंने की है। और उसी नाते अब तो जैसे ऊपर भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान में भी सरकार है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। तो अब बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गया। उस नाते मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत करते करते भारतीय जनता पार्टी में प्रोसेस होता है मेरिट के आधार पर जी। और मेरे जो साथी हैं, मेरा परिवार है, सभी ने मिल करके मेरा सहयोग किया है और आप सब ने मेरा बहुत सहयोग किया है। तो उस नाते आज मैं मेरिट के आधार पर, मेरिट के बेस पर टिकट के जो मजबूत प्रबल दावेदार हैं उनमें खड़ा हूँ। नहीं, आप ठीक, अच्छी बात है। आपने पुराने समय से पार्टी से जुड़े, आपको समय लगभग कितना हो गया अजीत जी पार्टी से जुड़े हुए, लगातार कार्य करते हुए? नहीं, देखिए 2002 में मैं पहले मातृ संगठन RSS माने संघ से जुड़ा और वहाँ से फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी एंट्री हुई। तो 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी एंट्री हुई। उसके बाद लगातार जैसे मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी, मैं लगातार मैंने काम किया। मैं किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूँ। राजस्थान का मुझे प्रभारी भी बनाया गया था उस नाते, और प्रदेश उपाध्यक्ष 2-3 बार रहा हूँ। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष माफ कीजिए पहले आ चुका है। आप भी तो फिलहाल भी पदाधिकारी होंगे अजीत जी आप? जी हाँ, मुझे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने BSNL में राष्ट्रीय कार्य समिति एडवाइजरी जो समिति होती है BSNL की, उसका मैं राष्ट्रीय सदस्य हूँ। तो उसी नाते हल्के ने मुझे आशीर्वाद दिया और लगातार कार्यक्रम हुए पूरे में हल्के में। हर गांव में आप औसत निकाल कर देख लीजिए, एक गांव के 5 कार्यक्रमों की औसत बनती है।
तो उसी नाते फिर इस जनता और मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि अजीत लाल को टिकट मिले और चुनाव लड़े और विधायक बन के मैम की जो हल्के की समस्याएं हैं उनका निदान करें। चलो अजीत जी, आप लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अब बात आती है टिकट वितरण की। हाई कमान का पैमाना क्या रहता है टिकट को लेकर, अगर आपको कुछ अंदाजा हो तो? नहीं, देखिए कई पैमाने रहते हैं। जैसे कोई कार्यकर्ता प्रोसेस से गुजर के मेरिट के आधार पर वहाँ तक पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद भी कई चीज़ें देखी जाती हैं कि इस बार पिछले कैंडिडेट्स को कितनी वोटें आई थी और यो वर्तमान में जो अपना जिनका दावा कर रखा है टिकट के लिए वो कितनी वोटें ले सकते हैं। गांव देखा जाता है, उसकी कैबिलिटी क्वालिटी देखी जाती है। तो कई चीज़ें देख करके ये पैमाना और टोटल जो होता है उस पर जाके फिर टिकट का मामला बनता है। तो इसमें सभी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। मैं भी लगा हुआ, मेरा गाँव है बड़म्बा है और महम की 18,000 वोटें हैं, 12,000 बड़म्बा की वोटें। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटों में खड़ा है तो अजीत लाल खड़ा है। ऐसा कोई कैंडिडेट, मैं तो कहता हूँ कि पूरी सभी दलों में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके 2 गांव लगते हों और इतनी मजबूत स्थिति में हो। तो इसी नाते मेरा टिकट के लिए सबसे दावा मजबूत है। नहीं, ठीक है, बात है अजीत जी, आपका दावा मजबूत है। आप गांव बड़म्बा से ताल्लुक़ रखते हो और बहुत बड़ा गांव है। आप महम से ताल्लुक़ रखते हो, युवाओं के साथ अच्छा संपर्क है। लेकिन अजीत जी, पार्टी आपको टिकट का मौका दे दे तो आज के जो माहौल है, चुनावी माहौल, परिस्थितियां जैसे नज़र आ रही हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई आडंबर रचा रहे हैं, कोई कितना खर्चा करे या उसको लेकर अब तक कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम आगे की जो बात कर रहे हैं, जैसे चुनाव शुरू होते हैं, जैसे शराब का वितरण शुरू हो जाता है या फिर अन्य नशे जो शुरू हो जाते हैं, जैसे बांटने शुरू कर देते हैं, क्या इस तरह की राजनीति समाज में गिरावट लाने वाली राजनीति नहीं है अजीत जी? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज में इस प्रकार का वातावरण बना है कि लोग वोट लेने के लिए और विधायक बनने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। तो इससे समाज का स्तर भी गिरता है और इस प्रकार के कई अपने समाज में उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की राजनीति का मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि जो स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए और उस स्वच्छ जो राजनीति करेगा वहीं समाज में और व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेगा। तो मैं मलके के लिए ये जो आपने बात कही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस प्रकार मैं तो एक बात मानता हूँ, चुनाव से पहले तो लोग भी, समाज के लोग भी, जैसे अपनी पंचायती हैं और भी जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो भी कहते हैं भी शराब नहीं, पैसे नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को जब चुनाव नज़दीक लगता है तो सभी बातों को भूल जाते हैं और जो आपने सवाल उठाया सब इसमें उलझ कर रह जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ एक स्वच्छ और साफ छवि के इंसान को चुनिए जो धरातल से उठ करके राजनीति में आज ने संघर्ष किया है। किसान का बेटा है, ज़मीनी सतर से जो 0 से लेकर के एक प्रोसेस में होकर के जो लीडर बना है उसको आप विधायक बनाइए, चाहे उसमें कोई भी हो, तो मैं मलके की समस्याओं का निदान होगा। अजीत जी, एक बात बताइए, हम एक साधारण सी बात करते हैं, आप भी साधारण व्यक्तित्व हैं और हम भी उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं जो एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। आप ये बताइए, एक विधायक क्या नौकरी दिलवा सकता है? बिल्कुल दिलवा सकता है, क्योंकि इच्छा कैसे दिला सकता है, आप ये बता दीजिए अजीत जी। नहीं, देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे जो वैकेंसीज निकलती हैं, अब उसमें जो क्वालिटी होती है उसको अगर चुन करके, अब जैसे हल्के की बात आप ले लीजिए, अब मेरिट के आधार पर जैसे भारतीय जनता पार्टी नौकरी देती है। नहीं अजीत जी, नहीं, मैं वो बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ मैं आपको कि जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाल दी और जिस प्रकार से प्रोसेस होती है, एक रिटन टेस्ट होता है, लड़के क्वालिफाई करते हैं, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अब मेरिट के अंदर आते हैं तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं। उसमें नेताओं का क्या है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है कि उनको किसी नेता को चक्कर नहीं काटने पड़ते, अपनी क्वालिटी और कैबिलिटी के ऊपर वो नौकरी प्राप्त करते हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ेंगे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूरोप की व्यवस्था देखिए, वहाँ जो सीनेटर हैं उनको कोई जैसे उनसे कोई ज़्यादा वास्ता उनका रहता नहीं है, क्योंकि अपनी क्वालिटी और अपनी मेरिट के आधार पर वो प्रोग्रेस करते हैं। और यही वातावरण हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। और कुछ मैंने राजस्थान में भी देखा है इस प्रकार का वातावरण कि वहाँ जो सांसद बनते हैं, जो दूर दराज की ढाणियाँ होती हैं, वो उनको जानते तक नहीं है, क्योंकि वह सरपंच का ज़्यादा काम होता है। तो इस प्रकार का जो आपने सवाल उठाया, मैं इसके पक्ष में हूँ। अजीत जी, एक बात बताइए, पिछले 10 साल में ये कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, यहाँ आनंद सिंह दांगी विधायक रहे। अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 5 साल की टर्म में खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, यहाँ विधायक आनंद सिंह दांगी थे, विपक्ष में चले गए।
अब 5 साल की जो सरकार है, जिसमें फ़िलहाल में सैनी साहब मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक बने बलराज कुंडू, लेकिन 20 सालों के दौरान मुहिम में ऐसा शायद कोई ऐसा स्थान, जैसे हॉस्पिटलिटी की बात कर लें या फिर स्कूलों की बात कर लें, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ही चीज़ें मूलभूत सुविधा होती हैं। सुविधा एक मूलभूत होती है पीने का स्वच्छ पानी, इन सब चीज़ों में शायद दोनों सरकारें फेल रही हैं। जी देखिए, फेल वाली बात तो मैं नहीं मानता, लेकिन क्या है कि जैसे हॉस्पिटल है, शिक्षा है, अब लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। समाज में थोड़ा सा ये पतन का विषय ले लीजिए कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े तो अच्छा है, और इसी प्रकार हॉस्पिटलों का है कि जैसे हमारा पीजीआई नहीं अजीत जी, अगर अच्छी सुविधाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, तो लोग अपने आप चले आएंगे, और डॉक्टर की सुविधा हो तो आएंगे। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि जैसे पीजीआईएमएस है, यहाँ अपना सबसे बड़े पूरा नॉर्थ इंडिया का ये हॉस्पिटल है, तो यहाँ जाने के बजाय लोग प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे आप लगा लीजिए संपन्न होने के नाते। लेकिन ये एक वातावरण बदलना पड़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको छोड़ करके सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। अब पहले ज़माने जो IAS IPS एम से भी लगा लीजिए, और सर आप भी सरकारी में पढ़े, हम भी सरकारी में पढ़े हैं, तो ये थोड़ा वातावरण बदलना चाहिए, और इसमें समाज को भी साथ देना चाहिए। तो अजीत जी, चंद सवाल और मैं आपसे करूँगा। अपना दावा कितना मजबूत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए मुहिम से आप? नहीं, देखिए, मैं 100% मजबूत मानता हूँ। मेरा काम है, और लगातार 25 साल मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो चुके हैं, और एक लगातार प्रोसेस से गुजरते पूरे मेरे गांव बड़म्बा को, मुहिम को, मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समर्थकों को, सभी को आस है कि मुझे टिकट मिलेगी, और उनको ये भी विश्वास है कि टिकट मिलने के बाद अगर मैं विधायक बना तो पूरे महल की व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम मैं करूँगा। अच्छा विधायक अजीत जी, अगर पार्टी आपको नहीं मौका देती तो आप क्या पार्टी के जो जिन नेताओं को टिकट मिलेगी आप उनको भरपूर समर्थन देंगे? नहीं, देखिए क्या है कि अगर वही प्रोसेस दोहराया गया जी, अब जो फिलहाल प्रत्याशी हैं आज के दिन, अगर उनको टिकट दी गई तो मैं कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं मेरे समर्थक करेंगे, नहीं मैं करूँगा, क्योंकि ये एक कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने वाली बात है, और हाईकमान को भी इसी समय सोचना चाहिए। मैं तो लगातार 4 साल से बात कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से आज फिर कहता हूँ, अगर यही बात दोहराई गई, उसी व्यक्ति को टिकट दी गई, तो अजीत के अलावा तो उसके समर्थक कोई सहयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद अजीत जी, आपने हमसे बात करी। तो दर्शक साथियों, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम भी उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपको टिकट मिले और इलाके का जो भविष्य अच्छा हो। तो दर्शक साथियों, आपको हमारी बातचीत अजीत अलाव जी के साथ हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।